Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi and going to start with 8th lecture on physics for class 11th from NCERT part 1. Till now we had discussed in the first chapter up to fundamental forces in nature. यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमेशा ये ध्यान दीजिए कि पीछे की चीज़ों को एक बार फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर रिकैप कर लें, उसे फिर से स्मरण कर लें, याद कर लें। इससे आप आगे जो भी पढ़ेंगे वो बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आगे कोई भी चीज़ जो आप पढ़ने वाले होंगे उनका पीछे की चीज़ों से जो आप पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ रिलेशन अवश्य होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में ऐसे ही लिखा जाता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें पीछे की चीज़ों के मायने भी आगे अप्लाई कर सकें। तो अब हम लोग चलेंगे अगले सब सेक्शन पे, जो कि देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इस पे चर्चा हो चुकी थी। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force। सभी फोर्सेस के रेंज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब अगला जो टॉपिक है वो है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ये 1.4 सेक्शन का 5वां सब सेक्शन है, 1.4.5 टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। देखिए हम लोग हर लेक्चर में हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। पैटर्न क्या है हमारा कि एक एक शब्द हम पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और जहाँ एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत होगी वो मैं अलग से एक्स्ट्रा बता ही देता हूँ, बताते रहेंगे आगे भी। तो चलिए अब देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। देखिए यूनिफिकेशन, जब हम कहते हैं टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, तो पहले इस टॉपिक का आशय क्या है कि ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो यूनिफिकेशन का मतलब सभी फोर्सेस को यूनिफाई करना, टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण की तरफ बढ़ेंगे। एकीकरण, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि क्या, जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे काफ़ी इस पे डिस्कशन था यूनिफिकेशन पे, कि बहुत सारे फेनोमेनास को अगर हम स्टडी करें तो पाते हैं कि एक ही कोई कारण होता है उसके पीछे। तो ढेर सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, डाइवर्स फेनोमेनास दिखाई देते हैं नेचर में, उन सब को क्या हम किसी एक चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या उनका कोई एकीकरण हो पा रहा है? इसी को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। तो टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस मतलब जितने भी फोर्सेस हम नेचर में देखते हैं, जैसे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस जिसकी बात अभी हुई है, पिछला टॉपिक था, और इसके अलावा और भी बहुत तरह के फोर्सेस हम जो नोटिस करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या इन सभी फोर्सेस को यूनिफाई करके कोई एक ऐसा फोर्स बताया जा सकता है जो इन सभी फोर्सेस के रूट्स में हो? इन सभी जो अलग-अलग तरह के फोर्सेस हम देखते हैं, इन सभी फोर्सेस के पीछे कोई एक फोर्स तो नहीं है। तो हम सभी फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी फोर्सेस के पीछे कोई एक कारण हो, तो उस एक कारण को यदि हम जान लें तो हम सभी फोर्सेस को जान पाएंगे। यही इस टॉपिक का के हेडिंग का आशय है। अब आगे हम बढ़ते हैं। We remarked in section 1.1 that unification is a basic quest in physics। कह रहे हैं कि सेक्शन 1.1 में हमने ये लिखा है, ये रिमार्क दिया हुआ है कि यूनिफिकेशन फिजिक्स में कि एक मतलब बहुत आधारभूत खोज है। क्वेस्ट मतलब खोज करना। फिजिक्स में हम क्या खोजते हैं? बेसिकली हम फिजिक्स में यूनिफिकेशन
ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम फिजिक्स स्टडी कर रहे होते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट फेनोमेनास के एक कारण को ढूंढते हैं, यूनिफाई करते हैं, सभी के बीच कुछ कॉमन देखने की कोशिश करते हैं। यही ये कहा जा रहा है। Great advances in physics often amount to unification of different theories and domains. कह रहे हैं कि बहुत सारे काम जो हुए हैं उसमें यही किया गया है कि बहुत जो एडवांसेस हुए, बहुत जो नई नई खोज हुई फिजिक्स में, उसने क्या किया, उस खोज से क्या हमने उपलब्धि हासिल की, हमने कई सारे थ्योरीज और कई सारे जो फील्ड थे, फिजिक्स के डोमेन्स थे, एरियाज थे, उनको यूनिफाई किया, इकट्ठा करके एक में कंडेंस किया। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे न्यूटन का एग्जांपल देना है कि न्यूटन साहब ने जितने भी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती थी, उन सबको एक लॉ से जोड़ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फेनोमेना असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, मगर कारण क्या है, सिर्फ एक है, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The experimental discoveries of Ørsted and Faraday showed that electric and magnetic phenomena are in general inseparable. अब इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो बहुत सारे ढेर सारे फिनोमेनास थे, उनको यूनिफाई किसने किया? ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, और माइकल फैराडे। इनकी डिस्कवरीज जो थी वो उससे सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास यूनिफाई हो गए। Maxwell unified electromagnetism and optics with the discovery of light is an electromagnetic wave. अब देखिए, मैक्सवेल साहब जो थे, इन्होंने कैसे क्या यूनिफाई किया? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कुछ थियरीज दी, और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप इसको ऐसे समझें कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक बिल्कुल अलग ब्रांच थी, जिसमें हम ऑप्टिकल फेनोमेनास पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और तमाम ऐसे फेनोमेनास। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग था, ये दो डिफरेंट ब्रांचेस थे। इन दोनों को जोड़ के इकट्ठा एक ब्रांच बन गई, है ना, और ये काम किया मैक्सवेल ने। तो दो बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस, ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब ये दोनों एक हो गए, तो यूनिफिकेशन हो गया। ये काम किया किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया। Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in this venture. आइंस्टीन साहब ने काफ़ी प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की कि ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन के जो भी फेनोमेनाज हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इनको भी यूनिफाई किया जा सके, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाए। But this did not deter physicists from zealously pursuing the goal of unification of forces. कह रहे हैं कि आइंस्टीन के इस फेल्योर के बाद भी जो आने वाले समय में आइंस्टीन के बाद जो फिजिसिस्ट थे, जो फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग थे, वो बिल्कुल भी अपने काम से पीछे नहीं हटे, और उतने ही जीलियसली मतलब हार्ड वर्क, बहुत लगन के साथ उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के की दिशा में काम किया। Recent decades have seen much progress on this front. कह रहे हैं हाल के कुछ दशकों में इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, यूनिफिकेशन के क्षेत्र में। The electromagnetic and the weak nuclear force have now been unified and are seen as aspects of a single electron weak force. इलेक्ट्रो वीक फोर्स बोल रहे हैं इसको। कह रहे हैं कि हाल के दशकों में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फेनोमेना, जो कि एक अलग ब्रांच थी फिजिक्स की, एक अलग फोर्स है, आपने अभी पीछे पढ़ा भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरा फंडामेंटल फोर्स है, मगर अब इन दोनों को दो अलग ना मान के एक ही फोर्स माना गया, इन दोनों को यूनिफाई किया कर दिया गया, इकट्ठा हो गया, अब ये इसका एकीकरण हो गया, और सिंगल कारण, इन दोनों के पीछे एक ही कारण पाया गया, जिसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहा गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो फंडामेंटल फोर्सेस का यूनिफिकेशन हो गया, तो अब ये दो ना हो के ये एक ही हो गया, एक तरह का फोर्स हो गया। What this unification actually means
cannot be explained here। कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आपस में एक हो गए। इसकी ये हायर स्टडीज़ में पढ़ना है आपको। Attempts have been and are being made to unify the electroweak and the strong force, and even to unify the gravitational force with the rest of the fundamental forces। कह रहे हैं कि प्रयत्न चल रहे हैं अभी भी कि ये जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स है, जो इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाई करके मिला, इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ यूनिफाई किया जा सके, यानी कि सभी तरह के फंडामेंटल फोर्सेस को के पीछे यदि एक ही कारण मिल जाए तो हमारे लिए और आसानी होगी। Many of these ideas are still speculative and inconclusive। कह रहे हैं अभी भी बहुत सारे आइडियाज जो विचार हैं जो फिजिसिस्ट ने डेवलप किया है मॉडर्न टाइम्स के, वो स्पेक्युलेटिव आइडियाज हैं। स्पेक्युलेशन का मतलब होता है कयास लगाना, अंदाज लगाना। तो और इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव का मतलब जिसका अभी निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष ना निकला हो, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद चीज़ें इस तरह हों, चाहे शायद चीज़ें उस तरह की हों, तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं है इसमें। टेबल 1.4 summarizes some of the milestones in the progress towards unification of forces in nature। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कि यूनिफिकेशन की दिशा में जो प्रगति हुई, फोर्सेस के यूनिफिकेशन की दिशा में, उसके बारे में एक टेबल बना के दिया गया है कि इधर पहला कॉलम है नेम ऑफ साइंटिस्ट, किस ईयर में, किस सन में इन्होंने काम किया, और अचीवमेंट्स इन यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन की दिशा में क्या अचीवमेंट रहा, क्या इनका इन्होंने उपलब्धि हासिल की, ये सभी का दिया हुआ है। ये न्यूटन, आइजैक न्यूटन, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, माइकल फैराडे, और अगर ये किस फील्ड में किया ये इधर दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो पीछे अभी हम लोगों ने चर्चा की। ये टेबल ठीक है, छोटा सा टेबल है, ये आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है ये नेचर ऑफ फिजिकल लॉज है, यानी कि जो फिजिक्स के लॉज हैं या फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं, उन लॉज का नेचर क्या है, कैसे हैं ये फिजिक्स के लॉज, इस पे अब हम चर्चा करेंगे। Physicists explore the universe. Their investigations based on scientific processes range from particles that are smaller than atoms in size to stars that are very far away। कह रहे हैं कि जो फिजिसिस्ट होते हैं वो पूरे यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर करते हैं, पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ क्या छुपा हुआ है। और इनके जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो इनकी खोज होती है, जो वो साइंटिफिक प्रोसेस पे बेस्ड होती है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है, आपको याद होगा इस चैप्टर के दूसरे पैराग्राफ में, फर्स्ट पेज पे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंटिफिक प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो फिजिसिस्ट होते हैं उनकी खोज साइंटिफिक तरीके से होती है, और एक छोटे पार्टिकल जो बहुत छोटा होता है, स्मॉलर पार्टिकल से लेके जो एटम के बराबर हो, और स्टार्स जो कि बहुत दूर हैं, वहाँ तक इनकी स्टडी जाती है, वहाँ तक ये खोज करते हैं। In addition to finding the facts by observation and experimentation, physicists attempt to discover the laws that summarize, often as mathematical equations, these facts। अब देखिए कह रहे हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन से जो निकल के आते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो निकल के आते हैं, उन फैक्ट्स को तो फिजिसिस्ट ढूंढते ही हैं। इसके अलावा इन एडिशन, मतलब उसमें और जोड़ दीजिए क्या करते हैं ये, इन एडिशन टू फाइंडिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स को खोजने के अलावा वो और क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे लॉज डिस्कवर करते हैं जो नेचर के लॉज होते हैं, और उन लॉज को समराइज करके मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में उसे प्रेजेंट करते हैं। इससे हम उस मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में जब कोई लॉ लिख दिया जाता है तो उसको समझना
भी आसान हो जाता है और उसके एप्लीकेशंस भी डिफरेंट सिचुएशंस में हम आसानी से कर पाते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है। In any physical phenomena governed by different forces, several quantities may change with time। कह रहे हैं कि बहुत सारे फिजिकल फेनोमेनाज इन एनी फिजिकल मतलब किसी भी फिजिकल फेनोमेना में जो कि बहुत सारे फोर्सेस से गवर्न होता है, किसी भी एक फेनोमेना में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों ऐसा होता है, और बहुत सारी क्वांटिटीज समय के साथ चेंज हो रही होती हैं उस फेनोमेना में। ये बात ये कह रहा है। A remarkable fact is that some special physical quantities however remain constant in time। कह रहे हैं लेकिन एक रिमार्केबल फैक्ट ये भी है, यानी ध्यान देने योग्य खास बात ये भी है कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज कई बार कांस्टेंट रहती हैं समय के साथ, वो समय के साथ चेंज नहीं होती हैं। यहाँ लिखा है सेवरल क्वांटिटीज चेंजेस, बहुत सी क्वांटिटीज चेंज होती हैं, मगर कुछ क्वांटिटीज सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज वो समय के साथ चेंज नहीं भी होती हैं। दे आर दी कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ नेचर। कह रहे हैं ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये कंजर्व्ड क्वांटिटीज होती हैं। कंजर्व्ड का मतलब संरक्षित, जितनी हैं उतनी ही बनी रहती हैं, ना घटती हैं ना बढ़ती हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो इन क्वांटिटीज को हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहते हैं। Understanding these conservation principles is very important to describe the observed phenomena quantitatively। देखिए अब कह रहे हैं कि ये जो चीजें जो क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं, तो इन क्वांटिटीज के कंजर्वेशन को प्रिंसिपल कह रहे हैं, एक सिद्धांत है ये कि कुछ क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं, और ये जो कंजर्वेशन के सिद्धांत हैं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरल फेनोमेनास को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिवली मतलब कितना, मैंने पहले ही बताया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स the total mechanical energy, that is the sum of kinetic and potential energy of a body, is a constant। अब देखिए ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसे, या इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप कह सकते हैं, आगे पढ़ना है आपको। कह रहे हैं कि कोई भी, देखिए कंजर्वेटिव टर्म आ रहा है, कोई भी फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स हो, एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो, यानी कि मोशन कराने वाला जो फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपको पता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए तो मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। The familiar example is the free fall of an object under gravity। अब कह रहे हैं कि जो सबसे फेमिलियर एग्जाम्पल है जिससे आप परिचित हैं वो है फ्री फॉल। कोई किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से छोड़ दीजिए, अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए, फ्रीली छोड़ दीजिए। फॉल, फ्री फॉल मीन्स फ्रीली छोड़ दीजिए गिरने के लिए, तो फ्री फॉल होता है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ freely falling body will remain constant। Both the kinetic energy of the object and its potential energy change continuously with time, but the sum remains fixed। ठीक है, यही बात कही जा रही है कि जो फ्रीली फॉल कर रही है बॉडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी समय के साथ, मगर दोनों का सम जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। इसको आप समझ सकते हैं, आगे लिखा भी है यही, कैसे इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, द इनिशियल
potential energy is completely converted into the kinetic energy of the object just before it hits the ground. अब देखिए इसको ये क्या कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप रेस्ट से रिलीज करते हैं, हाथ में पकड़े हैं और जस्ट छोड़ दीजिए, तो छोड़ते वक्त जब आप छोड़ेंगे इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, जीरो रहेगी, तो वेलोसिटी जीरो रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर भी जीरो होगा क्योंकि वी जीरो है। मगर पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त जीरो नहीं होगी जब आप छोड़ रहे होंगे, वो एम जी एच के बराबर होगा क्योंकि वो ग्राउंड से एच हाइट तक पे पकड़ा है आपने उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे तो अब एच की वैल्यू घटती जाएगी और v यानी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता जाएगा, और जब वो ग्राउंड को हिट करेगा जाके तो h की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो चुका होगा और काइनेटिक एनर्जी अब काफी गेन कर चुका होगा, और जितना काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया होगा वो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जितना रिलीज करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास था। यही बात यहाँ लिखी गई है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसे। If the object is released from rest, the initial potential energy मतलब जब रिलीज किया गया उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी is completely converted into the kinetic energy of the object just before it hits the ground। तो कह रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली था वो पूरी तरह से completely मतलब पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में जब वो हिट कर रहा था ग्राउंड को। This law restricts for a conservative force. This law restricted for a conservative force should not be confused with the general law of conservation of energy of an isolated system, which is the basis of the first law of thermodynamics। देखिए कह रहे हैं कि दिस लॉ रिस्ट्रिक्टेड फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, कह रहे हैं ये लॉ एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है यानी एप्लीकेबल है। इस बात को ध्यान से समझें, जो लॉ अभी कहा गया इसमें कंजर्वेटिव फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देखें ऊपर भी लिखा हुआ था, इसको बिल्कुल क्लियर करके चलिए। यहाँ पे लिखा था कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान दें। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कराया जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है और कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है। कह रहे हैं इसको बिल्कुल आप कंफ्यूज मत करिए कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्ट्रिक्शन में जो लॉ अभी अभी आपने पढ़ा, आप किससे कंफ्यूज मत करिए, जो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, उसके साथ इसे कंफ्यूज मत करिए। वो थोड़ा अलग लॉ है और ये थोड़ा अलग लॉ है, यही कही जा रही बात। The concept of energy is central to physics and the expressions of energy can be written for every physical system। कह रहे हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिक्स के बिल्कुल केंद्र में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सेंट्रल में है, और किसी भी फिजिकल सिस्टम की एनर्जी को लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। When all forms of energy, that is heat, mechanical energy, electrical energy, etc., are counted, it turns out that energy is conserved। कह रहे हैं कि यदि किसी सिस्टम की सभी एनर्जी को जोड़ दिया जाए, हीट कितना है उसके पास, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है उसके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है उसके पास, सभी को जोड़ दिया जाए, काउंटेड मीन्स गिनती किया, गिन के जोड़ दिया जाए, तो आप पाएंगे कि ये टोटल एनर्जी उस सिस्टम की कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, चेंज नहीं हो रही। The general law of conservation of energy is true for all forces and for any kind of transformation between different forms of energy। कह रहे हैं जो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये सभी फोर्सेस के लिए सही है, जनरल लॉ। ऊपर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे थे यहाँ, और वो दूसरा लॉ था, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है उसी बात को जो पिछले पैराग्राफ में अभी हमने जहाँ खत्म किया था। जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, सभी फोर्सेस के लिए सही है, ना सिर्फ कंजर्वेटिव बल्कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ, और किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो
एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी सिस्टम की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है मगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। In the falling object example, if you include the effect of air resistance during the fall and see the situation after the object hits the ground and stays there, the total mechanical energy is obviously not conserved. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल आप लें जैसा कि पीछे लिया गया था, और उसमें यदि आप एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को भी जोड़ दें, आप इंक्लूड कर लें, तो एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा? किसी ऊंचाई से आप ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो एयर तो प्रेजेंट है, रास्ते में उसकी हवा एयर के मॉलिक्यूल से तो मुलाकात होगी जब वो फ्रीली गिर रहा होगा, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे उस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से तो एक अवरोध पैदा करेंगे उस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मोशन में, तो उस अवरोध से कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन होगा, वह हीट एनर्जी, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो एनर्जी सराउंडिंग में यानी कि एटमॉस्फेयर में ही खो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को आपने गिराया तो जितनी एनर्जी थी वह एनर्जी पूरी तरह नीचे पहुंचने तक कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में नीचे गिरते वक्त जब वो नीचे पहुंचेगा तो ऊपर से नीचे तक पहुंचने तक, ग्राउंड तक पहुंचने तक में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में एयर रेजिस्टेंस की वजह से लूज कर जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो यदि जो एनर्जी उसने लूज किया हीट के फॉर्म में उसे भी हम जोड़ दें तब तो इस सिस्टम की पूरी एनर्जी कंजर्व्ड होगी, अदरवाइज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रह पाएगी, जैसा कि यहाँ लिखा है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्वियसली नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व्ड नहीं रहेगी, क्योंकि गिराते वक्त जितनी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो अब जमीन को हिट करते वक्त नहीं रहेगी ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वो लूज कर चुका है। द जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हाउएवर इज स्टिल एप्लीकेबल, तो कह रहे हैं कि जनरल लॉ लेकिन अभी भी एप्लीकेबल है। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड साउंड। कह रहे हैं कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी था ऑब्जेक्ट के पास गिराते वक्त, वो ट्रांसफॉर्म हो गया हीट में और साउंड में। देखिए साउंड भी कह रहे हैं क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से गिरता है तो एक सरसराहट की आवाज भी आती है, वो साउंड एनर्जी भी उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का ही कन्वर्टेड फॉर्म होता है। अल्टीमेटली साउंड आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब बिकम्स हीट। ओके, कह रहे हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो तो है ही एनर्जी, और वो टकरा रहा है तो हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है, साउंड का ही कुछ पार्ट हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है। द टोटल एनर्जी of the system, that is stone plus the surroundings, remains unchanged। कहना है जो टोटल एनर्जी सिस्टम का है स्टोन का जिसे गिराया गया प्लस सराउंडिंग यानी सराउंडिंग का, सराउंडिंग की एनर्जी क्या है, हीट और साउंड के फॉर्म में जो गई जोड़ दिया जाए तो दोनों रिमेन अनचेंज्ड, कांस्टेंट ही बना रहेगा। यही बात मैं पहले भी बता रहा था। The law of conservation of energy is thought to be valid across all domains of nature, from the microscopic to the macroscopic। कह रहे हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फिजिक्स के थ्रू आउट द फिजिक्स, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप स्टडी करें या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये पूरी तरह सही है, वैलिड है। It is routinely applied in the analysis of atomic, nuclear and elementary particle processes। कह रहे हैं ये बराबर ही, रूटीनली मतलब बराबर अक्सर यूज किया जाता है, कहाँ पे, एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे भी, एलिमेंट्री पार्टिकल के से रिलेटेड जो प्रोसेसेस है वहाँ भी यूज किया जाता है इस लॉ को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एट द other end, all kinds of violent phenomena occur in the universe all the time. Yet the total energy of the universe, the most ideal isolated system possible, is believed to remain unchanged। देखिए लिखा है कि यूनिवर्स में बहुत सारे वायलेंट फेनोमेनास, बहुत सारे बड़ी बड़ी गतिविधियां, वायलेंट मतलब आक्रामक,
जो बहुत एनर्जी निकलती होगी, एब्जॉर्ब होती होगी, बहुत सारे वायलेंट फेनोमेनाज हो रहे होते हैं पूरे यूनिवर्स में, फिर भी पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हम ऐसा मानते हैं कि कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा हम मानते हैं. So, until the advent of Einstein's theory of relativity, the law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature, since matter was thought to be indestructible. It was and still is an important principle used, for example, in the analysis of chemical reactions. कह रहे हैं कि आइंस्टीन की जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई, उसके पहले तक, तब तक या उसके पहले तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर माना जाता था. यानी कि मास कंजर्व्ड है, पूरे यूनिवर्स में जितना मास है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये बात पहले मानी जाती थी. मगर आइंस्टीन की थियरी, रिलेटिविटी थियरी आने के बाद ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब वो मास रहा नहीं, तो अब ये लॉ वैलिड नहीं रहा. इसके पहले तक मास को इनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था, ये माना जाता था कि मास का लॉस नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो इसलिए ये बात यहाँ कही जा रही है. कह रहे हैं अभी भी ये मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं अभी भी हम यूज करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस में हम यूज करते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास जितना था उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा, ऐसा हम मानते हैं. मास का लॉस नहीं होगा, भले ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं, कंपाउंड्स अलग अलग हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में, मगर जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा. यही बात यहाँ लिखी गई है. A chemical reaction is basically a rearrangement of atoms among different molecules. If the total binding energy of the reacting molecule is less than the total binding energy of the product molecules, the difference appears as heat and the reaction is exothermic. देखिए अब यहाँ बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाने के लिए. और कह रहे हैं कि अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के हैं, यानी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है, जब भी एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तो उस स्पीशीज के पास एनर्जी, उस पूरे कंपाउंड के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना कम बाइंडिंग होगा दो चीज़ों के बीच, उन दो चीज़ों के पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. और किन्हीं दो चीज़ों को ज़्यादा बाइंड कर दिया जाए, बंधे हुए हों, तो जाहिर सी बात है उनकी खुद की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी नहीं होगी. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ें फ्री होती हैं, जैसे आपको अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो आपके पास ढेर सारी एनर्जी दिखाई देगी, आप दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे. और यदि आपको बांध दिया जाए, बाइंड कर दिया जाए, तो आपकी एनर्जी खत्म, एनर्जी कम हो जाएगी. तो यही बात यहाँ समझिए कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कम है, लेस बाइंडेड है, यानी एनर्जी ज़्यादा है इसके पास, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा बाइंडेड है, एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो अब इनके पास एनर्जी कम है प्रोडक्ट के बाद, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो एनर्जी घट गई. तो एनर्जी गई कहाँ रिएक्टेंट की, वो हीट के फॉर्म में अपीयर होगी. यही बात यहाँ कही जा रही है, और ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. The opposite is true for energy absorbing reactions, that is endothermic reactions. यानी ठीक इसका उल्टा क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में होगा. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, शुरू में रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट के पास ज़्यादा होती है. तो रिएक्टेंट के पास जब एनर्जी कम थी तो प्रोडक्ट के पास ज़्यादा कैसे हो गई, कहीं ना कहीं से उसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो ये एंडोथर्मिक हो गया. However, since the atoms are merely rearranged but not destroyed, the total mass of the reactants is the same as the total mass of the products in a chemical reaction. तो यही बात ये फिर से कह रहे हैं कि यदि सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ एटम्स का, तो ऐसी स्थिति में मास तो कंजर्व रहना ही चाहिए, एटम्स तो वही सारे हैं, संख्या भी वही है, तो
इसलिए केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व रहता है, ऐसा कह सकते हैं। The changes in the binding energy are too small to be measured at change in mass. कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी में जो चेंज होता भी है, एनर्जी का तो एब्जॉर्प्शन या एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है एनर्जी, तो वो एनर्जी इतनी कम होती है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। रिलेटिविटी थियरी को अप्लाई करने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, यही बात ये लास्ट लाइन में कह रहे हैं। According to Einstein's theory, mass m is equivalent to energy E given by the relation E is equal to mc square, where c is the speed of light in vacuum. देखिए, कह रहे हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से m मास जो होता है, अगर m मास है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो समकक्ष होगा, बराबर होगा किसके? E एनर्जी के बराबर होता है। और रिलेशन क्या है ई और एम के बीच? कि एम मास का ऑब्जेक्ट यदि सी यानी लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है उस स्पीड से यदि एम मास के ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया जाए तो वह मास ई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वह एनर्जी ई एम सी स्क्वायर के बराबर होगी। इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहते हैं। In the nuclear process, mass gets converted to energy और vice versa। क्या ना, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में भी कन्वर्ट होता है, दोनों प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। दिस इज द एनर्जी which is released in a nuclear power generation and nuclear explosion। और यही एनर्जी जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यही एनर्जी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मिलती है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में मिलती है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद ये चैप्टर देखिए, यहाँ से ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, ये पेज यहाँ पे ख़त्म होता है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर नॉट नेसेसरली स्केलर। कह रहे हैं कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है मगर सभी स्केलर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी मगर सभी क्वांटिटीज जो कंजर्व्ड हों वो स्केलर क्वांटिटीज हों, ये ज़रूरी नहीं है। The total linear momentum and the total angular momentum, both vectors of an isolated system, are also conserved quantities। कह रहे हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है और टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये भी कंजर्व्ड होती हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पहले चैप्टर में एक जो खास बात है कि बहुत सारे नए टर्म्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आ रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम एक नया टर्म है आपके लिए, जो बच्चे अभी 11th में गए होंगे। तो अब इस पूरे चैप्टर में चूंकि इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, तो पूरे ही फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं आपके सामने जो आपको अभी पढ़ना बाकी है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को, ये सारे टर्म्स फिर से आएंगे। ये चूंकि इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे बहुत डिटेल में हर टर्म को डिस्कस नहीं किया जा सकता, जहाँ पे भी आगे आएंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे से हम लोग आज फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। These laws can be derived from Newton's laws of motion in mechanics, but their validity goes beyond mechanics. They are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's laws may not be valid। कह रहे हैं कि ये जो दोनों लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉज हैं, ये सिर्फ मैकेनिक्स में ही नहीं यूज़ होते हैं, इसके आगे भी यूज़ होते हैं, और न्यूटन्स लॉ जहाँ नहीं वैलिड है वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो ये कह रहे हैं, besides their great simplicity and generality, the conservation laws of nature are very useful in practice too। कह रहे हैं कि ये लॉज बहुत सिंपल होते हैं और हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत यूजफुल तरीके से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। It often happens that we cannot solve the full dynamics of a complex problem involving different particles and forces।
The conservation laws can still provide useful results. For example, we may not know the complicated forces that act during a collision of two automobiles. Yet, momentum conservation law enables us to bypass the complications and predict or rule out possible outcomes of the collision. कह रहे हैं कि ये जो कंजर्वेशन के लॉज हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी कॉम्प्लेक्सिटीज को छोड़ दिया जाए तो भी रिजल्ट दे देते हैं, यानी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है मगर उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाएं तो भी बहुत सिंपल तरीके से कुछ यूजफुल रिजल्ट्स इन कंजर्वेशन लॉज से हम पा जाते हैं। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि दो गाड़ियां यदि टकरा जाएं आपस में तो टकराते वक्त बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरीके से लगे होंगे उनके बीच, दोनों ऑटोमोबाइल्स के बीच, मगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स बात है। उस कॉम्प्लेक्स चीज में हम फोर्सेस में ना भी जाएं तो सिंपल जो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है इससे हम कोलिजन के इम्पैक्ट को और कोलिजन के परिणाम को ठीक से समझ सकते हैं कि आखिर कोलिजन के बाद क्या होगा, यही बात कही जा रही है। इन न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल phenomena also, the conservation laws are important tools of analysis. Indeed, using the conservation laws of energy, the momentum, energy and momentum for beta decay, Wolfgang Pauli correctly predicted in 1931 the existence of a new particle now called neutrino emitted in beta decay along with the electron. अब कह रहे हैं कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है बीटा डिके, न्यूक्लियर फेनोमेना है, ये न्यूक्लियस से डिके होता है और इस फेनोमेना को भी सिंपल से कंजर्वेशन लॉ से हम समझ सकते थे, समझ लिया हमने, पॉली साहब थे उन्होंने किया भी और उन्होंने न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल का एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, कैसे ये पार्टिकल जनरेट होता है इस बीटा डिके के प्रोसेस में। Conservation laws have a deep connection with symmetries of nature that you will explore in more advanced courses in physics. कह रहे हैं कंजर्वेशन लॉ का नेचर की सिमेट्री से काफ़ी कुछ लेना देना है, बहुत गहरा ताल्लुक है, कनेक्शन है, जिसे एडवांस स्टडीज़ में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एडवांस कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल, an important observation is that the laws of nature do not change with time. कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जो लॉज हैं नेचर के वो समय के साथ नहीं बदलते हैं। समय आप अभी का लें या कुछ आगे का, लॉज वैसे ही जैसे के तैसे अप्लाई होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। If you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment on the same objects under identical conditions after a year, the results are bound to be same. यही बात यहाँ लिखी हुई है कि आप आज एक एक्सपेरिमेंट करिए और एक साल बाद वही एक्सपेरिमेंट उन्हीं स्थिति परिस्थितियों में करिए, उसी लेबोरेटरी में उसी तरीके से उसी सेटिंग को फॉलो करिए तो सेम रिजल्ट आएगा जो आज आ रहा है। It turns out that this symmetry of nature with respect to translation, that is displacement in time, is equivalent to the law of conservation of energy. तो कह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि नेचर की जो सिमेट्री है with respect to translation and displacement in time is equivalent to law of conservation of energy. कह रहे हैं कि जो सिमेट्री का मतलब हुआ, ये सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन का मतलब अर्थ तो मूव कर ही रहा है। आप अगर एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं या आज करें और कल करें तो भी अर्थ अपनी पोजीशन बदल चुका होगा आज और कल में, लेकिन अर्थ की इस पोजीशन के बदलने के बावजूद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं बदला। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ है ये इस तरह के जो नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसलेशन और डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशन यानी डिस्प्लेसमेंट ही होता है इसका मतलब, तो इस तरह के मोशन से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लॉज फिर भी एप्लीकेबल होते हैं। Likewise, space is homogeneous and there is no intrinsically preferred location in the universe. To put it more clearly, the laws of nature are the same everywhere in the universe. कह रहे हैं कि अब कोई ऐसी लोकेशन को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनिवर्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या तो यहाँ पर देखिए या किसी दूसरे ग्रह पे जाके देखिए, लोकेशंस बदलते रहिए फिर भी वो लॉ उसी तरह एप्लीकेबल है, लॉ में कोई चेंज नहीं आता है, यही बात कह रहे हैं। कॉशन, कॉशन एक दिया जा रहा है यहाँ पे, मतलब चेतावनी।
The phenomena may differ from place to place because of differing conditions at different locations। कह रहे हैं कि अब ये चेतावनी ये दी जा रही है कि फेनोमेना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बदल सकता है अगर कंडीशंस बदल देंगे आप। तो प्लेस बदलने से नहीं होगा, कंडीशंस बदल गई प्लेस बदलने पे, जैसे टेम्परेचर बदल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया, कुछ ऐसा बदल गया, तब फेनोमेना बदल सकता है। सिर्फ प्लेस बदलने से कोई फेनोमेना में नहीं चेंज नहीं आएगा। For example, the acceleration due to gravity at the moon is 1/6 that at the earth, but the law of gravitation is the same both on moon and the earth। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, उदाहरण इस बात का कि अगर आप मून पे जाएंगे तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो मून पे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है, ठीक है, तो घट जाता है। मगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मून पे एप्लीकेबल है वही अर्थ पे भी एप्लीकेबल है, लॉ नहीं बदलता है, चाहे आप मून पे रहें चाहे अर्थ पे रहे। जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F=g m1m2/r², वो लॉ वहां पे भी वैसे ही लागू होता है। This symmetry of the laws of nature with respect to translation in space gives rise to conservation of linear momentum। कह रहे हैं ये जो सिमेट्री है नेचर के लॉ में, आप याद करिए इस पूरे ये जो सबसेक्शन हम पढ़ रहे हैं इसका टाइटल क्या था, नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज। ये हम फिजिकल लॉज के नेचर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि दिस सिमेट्री ऑफ द लॉज ऑफ नेचर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, यानी कि ये नेचर के जो लॉज हैं उनकी सिमेट्री, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सिमेट्री के बारे में कहा जा रहा है कि ये आप यूनिवर्स मान लीजिए, आपका जितना बड़ा आपके कॉपी का एक पेज है वो उतना बड़ा यूनिवर्स है, तो उस यूनिवर्स में आप उस कॉपी के पेज के सेंटर पे हों या किसी किनारे पे चले जाएं या किसी और लोकेशन पे चले जाएं, लॉ नहीं बदलेगा, लॉ वही रहेगा, ठीक है, यही बात कही जा रही है। लॉ सिमेट्रिकल रहेगा, लॉ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। In the same way, isotropy of space, that is no intrinsically preferred direction in space, underlies the law of conservation of angular momentum। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछला स्टेटमेंट था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। अब इसके डिटेल में हम अभी बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसे हम आगे ही डिस्कस करेंगे। इसके पीछे और भी कुछ मीनिंगफुल बातें हैं। तो यही बात अगले लाइन में आप देखिए, यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए कहा जा रहा है, जैसे वहाँ लीनियर मोमेंटम के लिए कहा गया था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए कहा जा रहा है। लीनियर मोमेंटम के लिए ट्रांसलेशन की बात कही जा रही थी और एंगुलर मोमेंटम के लिए आप देखिए आइसोट्रॉपी की बात कही जा रही है। तो इस पे हम लोग आगे ही चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। The conservation laws of charge and other attributes of elementary particles can also be related to certain abstract symmetries। अब देखिए ये भी कुछ आगे की बात है, मॉडर्न फिजिक्स की बात है कि कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो फेनोमेनाज होते हैं उसको भी हम कुछ खास तरह की सिमेट्री से, एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज हैं जिनका अभी मतलब चर्चा नहीं कर सकते, उनसे जोड़ के देखा जा सकता है। सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम and other abstract symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces in nature। तो यही कह रहे हैं कि जो स्पेस टाइम और कुछ और चीज़ों को लेके जो सिमेट्री है फिजिकल लॉज की, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है नेचर में, फंडामेंटल फोर्सेस के नेचर में। तो नेचर में जो प्रेजेंट फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको लेके, तो इस पे आगे चर्चा होगी। ये मॉडर्न फिजिक्स के डोमेन में है। फिलहाल आप 11th और 12th में बहुत डिटेल में इन टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। देखिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बीच में कुछ आइंस्टीन और सीवी रमन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, बॉक्स में दी गई हैं, उनको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, समरी दिया हुआ है और इसके बाद ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।